हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 की आज की परफॉर्मेंस हम देखें तो आज की परफॉर्मेंस आप देखोगे निफ्टी ने 0.70% की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया है। अगर पॉइंट्स में बात करें तो 133 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया है। और अगर पिछले 5 दिन का चार्ट आप देखो तो निफ्टी ने जो है बिल्कुल 45 डिग्री पर परफॉर्म किया है। 3.33% की तेज़ी के साथ 622 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया है। तो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे विदाउट मच करेक्शन मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इंसान हो या मार्केट, लास्ट में जाना ऊपर ही है। ये तो जो है शॉर्ट टर्म के फियर होते हैं। मार्केट बहुत डरपोक होती है, कोई भी इधर उधर से जरा सी भी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट तुरंत नीचे गिर जाती है। तो मार्केट जो है रिटेल इन्वेस्टर की तरह ही काफ़ी डरपोक होती है। इसको डराना धमकाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे भी हमें मार्केट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस अपने स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए। जिस स्टॉक्स को हम लेना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो हमारा फोकस पूरा स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि मार्केट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना निफ्टी मिड कैप ने कैसा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप ने कैसा परफॉर्म किया, विदाउट उनके परफॉर्मेंस को देखे सीधा अपने स्टॉक्स पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हिंदुस्तान फूड्स की अगर बात की जाए तो आज की जो है तूफानी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बिल्कुल तूफानी तेजी के साथ परफॉर्म किया है हिंदुस्तान फूड्स ने। तो अगर देखें दोस्तों, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन अगर फ्राइडे की बात की जाए तो 504 रुपये का लेवल टच कर लिया था। और जो मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, मैंने जो है वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे को, जिसमें मैंने बात की थी कि जो है गिरने का कारण हिंदुस्तान फूड्स एंड इज माई ट्रिप, दोनों स्टॉक्स के गिरने का कारण मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था, जिसमें जो है इनसाइडर्स जो है लगातार पिछले अगर 3 महीने की बात की जाए तो उसमें जो है लगातार माल बेचते जा रहे हैं। तो उसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इन्वेस्टर जो है काफ़ी डर गए हैं, काफ़ी घबरा गए हैं कि इनसाइडर क्यों बेच रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, तो इस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, आज की परफॉर्मेंस हमने देख ली, लेकिन अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न्स आप देख सकते हो यहाँ पर 56,600% के रिटर्न्स, मैसिव रिटर्न्स कहे जा सकते हैं। सिंस लिस्टिंग से आज तक 24 अगस्त 2012 से ये कंपनी मार्केट में है। तो इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। हालांकि थोड़ा कंसिस्टेंसी की कमी आपको ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने अब तक दी है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनसाइडर थोड़ा बहुत माल कुछ सेल कर भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी या कंपनी ने काम धंधा करना बंद कर दिया है या कंपनी के बाहर ताला लग गया है, कंपनी ने सब वर्कर की छुट्टी कर दी है, काम धंधा सब बंद कर दिया है, कंपनी ही बंद हो गई है। उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसी प्रकार जो है इनसाइडर्स ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। देखिए दोस्तों, हमें जो है कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी होता है। तो ये इससे क्या होता है, इससे हमें जो है कंपनी के स्टॉक पर कन्विक्शन बनता है, कंपनी के ऊपर हमारा कन्विक्शन और भी गाढ़ा हो जाता है अगर हमें उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस पता चल जाती है। तो इसीलिए तो बोला जाता है दोस्तों कि रिसेंट लिस्टेड कंपनी में जो है एलोकेशन, एसेट एलोकेशन कम करना चाहिए। और जो है पुरानी कंपनीज है जिसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी तरह पता है, उसमें आप एसेट एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा देकर चल सकते हो। मैंने भी आपको बताया था कि इज माई ट्रिप में आप अपने पोर्टफोलियो का 2 या 3% मैक्स टू मैक्स देकर चल सकते हो, क्योंकि एक तो कंपनी थोड़ा रिसेंट लिस्टेड है। हालांकि इतनी रिसेंट लिस्टेड नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान फूड्स उससे काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो उस हिसाब से मैंने हिंदुस्तान फूड्स में आपको बताया था कि आप 5-7% की वेटेज इजीली देकर चल सकते हो। लेकिन इस कंपनी पे डेट है, थोड़ा डेट की प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर डेट नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा वेटेज देकर भी चल सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स भी जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में काफ़ी दम है, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल कंपनी का कहा जा सकता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कहा जा सकता है।
तो बिजनेस के बारे में बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको डरने से पहले कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर कंपनी के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो आप ऐसी सिचुएशन में, जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग से जस्ट पहले सिचुएशन आई थी, 504 के लेवल को इसने टच किया था, तो वहां पर आप जो है बिना डरे बाय ऑन डिप कर पाओगे। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको कंपनी के बिजनेस की, कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज होना ही होना चाहिए, ताकि आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी बाय ऑन डिप चालू रख पाओ। तो अगर कोई भी न्यूज़, कोई भी XYZ न्यूज़, इनसाइडर, देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रांजैक्शन दो चीज़ें होती हैं। तो जो मैंने आपको बताया था वो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में आती है, ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग में। इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों इलीगल होती है और इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो है लीगल होती है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो है, इनसाइडर्स के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन बाय या सेल की जो भी की जाती है, तो उनके द्वारा पहले जो है रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है, तब वो ट्रांजैक्शन की जाती है। लेकिन अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो वो जरूर इलीगल होती है। वो जैसे इनसाइडर्स जो होते हैं अपने रिश्तेदारों के डीमैट अकाउंट से या XYZ कहीं से भी जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो उसका जो है फायदा उठा सकते हैं, उनको बाय सेल कर सकते हैं, तो वो इलीगल होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन है, ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जो हमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरह की चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज के लिए बताई थी। देखिए दोस्तों, जिस तरह उस दिन मैंने आपको हिंदुस्तान फूड्स का इनसाइडर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का डेटा दिखाया था, तो ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का इनसाइडर ट्रेडिंग का, इनसाइडर ट्रांजैक्शन का डेटा है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो है इनसाइडर्स पिछले, अगर 0 से 3 महीने की बात करें या 3 से 6 महीने की बात करें या 6 से 9 महीने की बात करें, हर टाइम फ्रेम में जो है इनसाइडर ने अपने शेयर जो है सेल किए हैं। पहले कम किए थे, स्टार्टिंग में 1600 किए थे, फिर 8800 के आसपास किए थे, फिर जो है 37,000 किए थे, फिर जो है 1,24,000 किए हैं। तो अभी हाल ही में जो है इनसाइडर काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई? पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है 70% का मार्केट शेयर एडेसिव में एंजॉय करती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो क्या इनसाइडर्स की इस सेलिंग से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो बिल्कुल लोअर सर्किट लग गया, LC लग गया, कंपनी पे ताला लग गया, कंपनी ने एडेसिव बनाना बंद कर दिया? तो देखिए दोस्तों, इस तरह का डेटा आपकी नॉलेज पर्पज के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होता है, ताकि आपको पता चल सके कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, स्टॉक के गिरने का कारण क्यों है। जैसे हिंदुस्तान फूड का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था, तो इनसाइडर जो है लगातार सेलिंग करते जा रहे थे, और इनसाइडर्स के साथ फिर कुछ रिटेल इन्वेस्टर भी जो हैं, जो घबरा कर पैनिक सेलिंग कर जाते हैं, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन अगर पिडिलाइट की बात की जाए तो पिडिलाइट में भी सेम सिचुएशन आप देखोगे, इनसाइडर्स जो है कंटिन्यूसली जो है सेलिंग करते जा रहे हैं, जिससे स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो, हिंदुस्तान फूड्स हो, इनका पिछला रिकॉर्ड हमारे पास है, तो हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। इनके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, इनकी मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हमें अच्छी तरह है। लेकिन अगर यही काम कैंपस एक्टिववियर में हो या फिर हम रिसेंट लिस्टेड कोई भी कंपनी का नाम लें तो उसमें हो, तो हमें जरूर घबराना चाहिए, जरूर डर जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंपनी आप मान्यवर को ले सकते हो। अगर मान्यवर में इनसाइडर इस तरह सेल कर रहे तो आप रिसेंट लिस्टेड कंपनी में तो हमें डरने की जरूरत है, फिर भी हमें रिसेंट लिस्टेड में कम एलोकेशन देकर चलना चाहिए, ताकि जो है हमें डर ना लगे, कैपिटल लॉस का ज्यादा खतरा ना हो। तो इसी वजह से जो है रिसेंट लिस्टेड कंपनी में थोड़ा कम एलोकेशन, और जो है पुरानी कंपनी में, ओल्ड कंपनी में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन देकर हमें चलना चाहिए। और हाँ, एक बात और याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान फूड के स्टॉक में जो है वी शेप रिकवरी देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वी। अगर 5 दिन के डेटा की हम बात करें तो आपको यहाँ पर वी
देखने को मिलेगा, बिल्कुल वी शेप में रिकवरी आपको देखने को मिली है। जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस के थ्रू आपको बताया था, यहाँ पर मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जैसा मुझे लगा मैंने आपको बता दिया था। मुझे लग रहा था इंटरनली कि कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान फूड के स्टॉक में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिलेगी, और वही हुआ। मैंने दोनों स्टॉक में प्रेडिक्शन किया था, एज माई ट्रिप में भी और हिंदुस्तान फूड में भी। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, दोनों में जो है अपसाइड देखने को मिली। नेक्स्ट कंपनी की थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों, इज माई ट्रिप प्लानर। तो इज माई ट्रिप के बारे में भी मैंने यही बोला था दोस्तों कि जो है बक डील की वजह से इतना नीचे गिर गया था। अगर फ्राइडे की बात की जाए 39 रुपए के आसपास, लेकिन जो है इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि ये जो है 39 रुपए के लेवल को तोड़कर भी नीचे जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका 39 रुपीज का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अभी तक तो कंपनी ने उसको तोड़ा नहीं है। अगर रिसेंट डेटा की अगर बात करें, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो है अब तो आज तो इसमें देखें तो आज तो इसमें तूफानी तेजी 4.94% की तेजी देखने को मिली है। तो यहां से डाउन साइड के चांसेस तो मुझे बिल्कुल ही लिमिटेड लग रहे हैं। हालांकि 5% के आसपास भागा है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए 40 रुपीज के आसपास का काफी अच्छा लेवल था। बिल्कुल लमसम के लिए कह लो या पोजिशनल ट्रेड के लिए कह लो, जिसने भी लिया है उसको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। अब तो काफी भाग से ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर 45 के नीचे फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो बाइंग लेवल के नीचे ही कहा जा सकता है, अच्छे जो है प्राइस पे ही कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि एक थीमेटिक टाइप कंपनी इसको मानकर चल सकते हो आप। तो 2 या 3% की वेटेज आप दे सकते हो। थोड़ा वो टेक्निकल से देखते हैं। तो दोस्तों एक बार टेक्निकल से देखने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका व्यू कम से कम 3 साल या 5 साल का है, तो आपके लिए जो है टेक्निकल्स इतने मायने नहीं रखते। हाँ, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे भाव में किसी भी स्टॉक को खरीद सको। लेकिन ये कैंडल, वो कैंडल, डोजी कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, इस तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका व्यू कम से कम 3 साल या 5 साल का है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए, ताकि आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपने जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सको। इससे ज्यादा टेक्निकल्स मैं नहीं समझता कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हो, तो पोजिशनल ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो, इंट्राडे एफएनओ वगैरह में हाथ मारते हो, तो आपके लिए टेक्निकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय टेक्निकल्स के। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इंट्राडे एफएनओ या जो कुछ भी आप वीडियो गेम खेलना चाहते हो, तो आपके लिए टेक्निकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए फंडामेंटल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हिंदुस्तान फूड्स के टेक्निकल्स की बात करें, तो हिंदुस्तान फूड्स के जो है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 24% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो आज के दिन स्टॉक देखो, एक बार तो 13% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी, फिर वहां से जो है प्रॉफिट की बुकिंग आई और जो है 9% के आसपास की तेजी में ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लेकिन भाग तो 13% के आसपास गया था। तो देखिए दोस्तों, लगभग अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुंचने को है 600। तो देखिए दोस्तों, जो गलती की मैं बात कर रहा हूं, जो थंबनेल में मैंने लिखा है कि गलती मत करना, मैं उस गलती के बारे में बात कर रहा हूं। कहीं आप इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उसकी वजह से इनसाइडर सेल कर रहे हैं, तब फिर आप भी सेल कर दो। देखिए दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, आप कंपनी का स्टॉक नहीं, आपने बिजनेस बाय किया है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, जैसे मैं होल्ड कर रहा हूं। अगर पर्सनली मेरी बात करें तो 547 के लेवल पर मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं और 5% की वेटेज मैंने लगभग दे रखी है। सैटरडे को मेरे जो है वो डीमेट अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से मैं इसको बाई नहीं कर पाया, नहीं तो वेटेज में 8% तक लेकर जाने वाला था। तो
आपके लिए मैं कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि मैं इतनी वेटेज दे रहा हूं तो आपको भी इतनी वेटेज देनी चाहिए। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो दोनों ही स्टॉक में, चाहे एज माई ट्रिप हो चाहे हिंदुस्तान फूड हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन होती है, कभी भाग गया, कभी गिर गया, कभी भाग गया, कभी गिर गया। लेकिन अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में आपको जो है 3 साल बाद जब आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा हिंदुस्तान फूड्स में। हाँ, एज माई ट्रिप में आप एलोकेशन कम देकर चलें, क्योंकि वो जो है उस कंपनी में मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन कम है इस कंपनी के बजाय, क्योंकि वो एसेंशियल आइटम से बिलोंग नहीं करती। हिंदुस्तान फूड्स जो है एसेंशियल आइटम से बिलोंग करती है, इसका बिजनेस ज़्यादा पावरफुल है उसके बिजनेस की बजाय। हालांकि कंपनी वो डेट फ्री है, मैनेजमेंट काफ़ी मेहनती है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें उस स्टॉक को भी रखना चाहिए। लेकिन अगर हम ना भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान फूड्स हमारे पास ज़रूर होना ही होना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, जो इस कैंडल का आज की जो कैंडल है, इसका जो हाई है वो जो है रेजिस्टेंस के पास ही है। 593 के आसपास जो है इस कैंडल का, जो आज की कैंडल बनी हुई है, इसका हाई है। तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास से इसमें प्रॉफिट की बुकिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि 2-4 दिन इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे, आगे तेजी ना भी मिले, कुछ दिन इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद जो है फिर ब्रेकआउट दे, तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। और अगर बात करें एज माई ट्रिप की, तो एज माई ट्रिप अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 42% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अभी भी यानी कुछ भी भागा नहीं है। अगर 5% के आसपास की तेजी की बात करें तो कोई खास तेजी नहीं है। 42% का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। तो 45 के लेवल तक जो है आप जो है बेझिझक इसमें बेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो है बाकी एसेट एलोकेशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है इसका 36 से 50 के नीचे ही अभी दिखाई देगा, और हिंदुस्तान फूड्स का आरएसआई भी आपको 40 के आसपास दिखाई देगा। तो आरएसआई के हिसाब से भी जो है काफ़ी जो है कह सकते हो कि बाइंग रेंज में है दोनों स्टॉक। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, यहीं तक सीमित करूँगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। आप जो है किसी भी स्टॉक में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो दोनों में से किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट की बुकिंग ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें पेशेंस के साथ। आपको जो है आपको मैं पक्का तो नहीं कह सकता गारंटी के साथ कुछ भी, लेकिन जो है आपको 3-4 अगर हम लंबी पारी खेलेंगे तो लंबी पारी में हम कुछ न कुछ ज़रूर लेकर ही जाएंगे यहाँ से। ओके। और लास्ट में दोस्तों, मैं जो है इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रांजैक्शन से डरे हुए इन्वेस्टर को एक बार हिंदुस्तान फूड्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक जो है 62.62 था, तो वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते जो है 64.85 तक पहुंच चुके हैं। यानी प्रमोटर्स को जो है अपनी कंपनी के ऊपर पूरा बिलीव है, लगातार अपना स्टेक वो बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे माल छीना किससे गया है, तो आप यहाँ पर देखोगे पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग थी, 23.41, उससे जो है कम होती हुई पब्लिक के पास जो है 23.86 तक भी पहुंच गई थी, 95 तक भी पहुंच गई थी, 23.95, लेकिन कम होते होते 21.94 तक आ चुकी है। तो माल छीना गया है पब्लिक से, और किसने छीना है? प्रमोटर्स ने छीना है। और बात करें एफआईएस ने थोड़ा हल्की सी बिकवाली की है। अगर इस क्वार्टर बात करें जो है डीआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, लेकिन जो है फाइनल बात यह है कि माल छीना पब्लिक से गया है, और जो माल गया है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है। तो आपको जो है इन छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े शहरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जो है कंपनी ने काफ़ी पास्ट की परफॉर्मेंस अगर कंपनी की देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, और आगे भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिसने पास्ट में अच्छा किया है वो फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगी। तो जो है इस पहलू को देखते हुए हमें जो है स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।